तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत दिनों से आपसे बहुत लोग इस बात की फरमाइश कर रहे थे कि लखनऊ कोर्ट के बाहर हुए उस अटैक की, उस कत्ल की बात करें जिसमें एक खूंखार अपराधी संजीव उर्फ जीवा का कत्ल कर दिया गया। पुलिस के सामने एक आदमी कोर्ट में आता है वकील की यूनिफॉर्म में और सबके सामने उसको गोलियों से छलनी कर देता है। पुलिस के सामने, वकीलों के सामने, कोर्ट प्रीमाइसेस में। तो मुझे याद आ गया मुंबई का वो जरा ज़माना जहाँ पहली बार अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक कोर्ट के अंदर एक शख्स का मर्डर कर दिया गया था। और वो शख्स कोई और नहीं, पठान गैंग का खूंखार करिंदा आमिरजादा था। वो आदमी जो समद खान के साथ मिल के और आलमगीर के साथ मिल के और अपने दोस्तों के साथ उस समय दाऊद गैंग के साथ रनिंग बैटल जो चल रही थी, आए दिन दोनों गैंग के झगड़े होते थे और उनकी दुश्मनी को लेके 50 से ज़्यादा खून हो चुके थे 7-8 साल में दोनों गैंग के लोगों में। कभी उनका मर गया, कभी उनका मर गया। बात शुरू हुई थी अंडरवर्ल्ड के सबसे पहले मर्डर से, दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबर पे हमला। वो किस्सा हम आपको कई बार सुना चुके हैं। उसका बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने कैसे कैसे रिटेलिएट किया, वापसी बाहर किए, दूसरे लोगों ने इस पर हमले किए, कैसे खालिद पहलवान ने 2 बार दाऊद की जान बचाई और कैसे पाक बोरिया स्ट्रीट को किले में बना लिया गया। और उसी तरह पठान गैंग ने अपने हमले जारी रखे और अल्टीमेटली 1987 में दोनों गुटों को मक्का में बैठ के समझौता करना पड़ा। लेकिन उसके बाद में भी इक्का दुक्का लड़ाइयाँ चलती रही जिसमें पुराने लोग, जिनकी पुरानी एलिजियंस थी, उनका मर्डर होता रहा। तो ये किस्से कोर्ट कचहरी में सबसे पहले मर्डर की बात बहुत समय पहले हमने आपको सुनाई थी। लेकिन आज जब जीवा को लेके इतना चर्चा मीडिया में चल रहा है कि कोर्ट परिसर में इस किस्म के वारदात कैसे हो सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसका जवाब या तो कोर्ट दे सकती है, या पुलिस दे सकती है, या उस राज्य का कंसर्न गृह विभाग दे सकता है। लेकिन वारदात जो हो जाती है वो चर्चा का विषय तो बनती। अमीरजादा पठान गैंग का समद खान के बाद दूसरे नंबर का बड़ा एक ओहदेदार, बहुत अच्छा एक रुतबा बना के रखा था उसने अपनी खूंखार हरकतों की वजह से। बहुत हॉट हेडेड था, गर्म दिमाग का था और थोड़ा सा थथला के बोलता था। उसको आर शब्द र नहीं कह सकता था, र को एल ल की शक्ल में उसके आवाज़ में बोलता था। जैसे एक बार आपको याद होगा मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि कैसे एक को लैंडलाइन से फ़ोन करके पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में तब के पुलिस कमिश्नर जूलियो रोबेरो को धमकी दिया करता था और उसमें रोबेरो को वो लबैरो बोला करता था, आर को एल बोल देता था, थोड़ा थथलाता था ऐसे 2-4 शब्दों पे, अदरवाइज ठीक बोलता था। देखने में हट्टा कट्टा बहुत था लेकिन आवाज़ थोड़ी पतली थी, आवाज़ में इतना रुआब नहीं था। तो रोज़ फ़ोन करके वो बोलता था, लबैरो मैं तेरी लड़की को उठा के ले जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। और उसकी अपने अंदाज के बोलने से उसकी पहचान हुई कि ये फ़ोन कोई और नहीं अमीरजादा ही कर रहा। खैर, अमीरजादा ने कैसे 1981 में औरंगज़ेब और सदीकी के साथ मिलके उस गाड़ी में साबिर का मर्डर किया, जो गाड़ी हमारे मरहूम मित्र, हमारे दोस्त जिन्होंने बहुत सी कहानियाँ हमें दी, वो किस्सा भी आपको सुना चुके हैं, अकबर लाला, वो गाड़ी चला रहे थे। तो इन लोगों ने मर्डर करने के बाद जो दाऊद गैंग ने रिटेलिएट किया
तो उसके लिए इनको एक किलर चाहिए था जो इसका बदला ले सके। अब दाऊद अपने आदमी किसी भी केस में फंसाना नहीं चाहता था शुरू से। उसकी पॉलिसी रही है कि जो भी क्राइम करवाना है वो आउटसोर्स कर दो। कभी अपने भाइयों को नहीं बोलता था, अनीस को, नूरा को या इकबाल को या खुद, कि आप जाओ और इसका बदला लेके आओ। वो पैसे दे के अपना असर सूख लड़ा के बाहर से हायर्ड किलर ढूंढता था। एक जो आगे हम कर देते हैं कि दूसरे को काम दे दो, पैसा खर्च कर दो, लेकिन अपना आदमी नहीं मरवाना। क्योंकि अगर अपना आदमी जेल में जाता है, उसके और 50 पगे पड़ते हैं, पुलिस वालों को पैसे दे के उसको संभालना पड़ता है, जमानत करवाओ, बाहर नहीं जा सकता। उसके लिए अच्छा होता कि पैसे दे के बाहर से काम करो। ये दाऊद की शुरू से ही पॉलिसी रही। तो उसने अमीर ज़ादा को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था बड़ा राजन को। बड़ा राजन ने अपने एक खास आदमी डेविड परदेसी को ट्रेन करके समझा बुझा के भेजा और सेशन कोर्ट में अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार 1983 में अक्टूबर में कहीं वो शख्स, मुझे आज भी याद है, एस.वी. जोशी शायद सेशन जज थे, उनकी अदालत में साबर के केस की ही पेशी अमीरजादा की थी। और सब इंस्पेक्टर उस समय पे साख बागवान वो उसको एस्कॉर्ट करके कोर्ट में लाए थे। और जैसे ही कार्रवाई शुरू होने लगी, जब सेशन जज जोशी अपनी कुर्सी पे बैठे तो ये आदमी डेविड परदेसी आके उस शख्स को भरी कचहरी में 3 गोलियां मारता है और 3 गोलियों से ही उसका काम तमाम हो जाता है। खून से लथपथ जब उसको लेके जाया गया हॉस्पिटल है, तो पहली बार कचहरी के अंदर गोलियां चली जज के सामने, वकीलों के सामने। और उसके बाद ये सिलसिला सिर्फ मुंबई में ही नहीं पूरे देश में चलना शुरू हो गया। क्रिमिनल्स को पता चल गया कि अगर किसी आदमी को मारना हो तो बजाय इसके कि अगर उसके हेडक्वार्टर में, उसके घर में जाके, जहाँ पर उसके पास हथियार होते हैं, उसके गुर्गे साथ में होते हैं, मुकाबले होते हैं, तो दोनों तरफ से मरने की गुंजाइश रहती है, खतरा रहता है। इसलिए सबसे सेफ जगह अपने दुश्मन को मारने की कोई होती है या तो हॉस्पिटल या फिर कचहरी। ये 2 जगह, कोर्ट रूम, जहाँ पे आप हथियार लेके नहीं जा सकते। इसलिए वो तरीका अपनाया पहली बार दाऊद इब्राहिम ने। छोटा राजन को लंबी चौड़ी रकम दे के, पैसा दे के ये काम करवा लिया गया। और उसके बाद दूसरे उसके विरोधियों ने इसका बदला लेने के लिए उसी इलाके के एक और आदमी को चुना छोटा राजन को मारने के लिए। और छोटा राजन को भी उसी इलाके के, उसी के अपने आदमी ने, चंद्रकांत सफालगा ने मारा, जिसको भेजा था अब्दुल कुंजू ने। फिर अब्दुल कुंजू का बदला लेने के लिए बड़ा राजन को भी कोर्ट में मारा गया था। उसके बाद कुंजू को मारने के लिए छोटा राजन ने खुद अपने साथियों को जाके एक छोटे से क्रिकेट के मैदान में उसको मार के वो बदला लिया। तो कोर्ट कचहरी में बदला लेने की रवायत 1983 में चल पड़ी थी। उसके बाद मुंबई में और बहुत किस्से हुए। 1994 का किस्सा सबसे बड़ा जो आपको याद होगा। उसके पहले बहुत हुए किस्से। सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई तो बड़े खबरी मार दिए गए और बहुत सारे किस्से हुए। लेकिन 94 में अमर नायक के छोटे भाई अश्वन नायक जो तारीख पे था सेशन कोर्ट में, तारीख भुगतने के बाद पुलिस वालों की एस्कॉर्ट पार्टी के साथ, जिसमें 4 लोग थे, उनके साथ जब बाहर निकल के पुलिस की वैन की तरफ जा रहा होता है तो अरुण गवली का बहुत एक मजा हुआ शूटर रविंद्र सावंत, वो अकेला एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन लेके पीछे से फायरिंग करता है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी जो अश्विन नायक को एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं
वो इंजर्ड हो जाते हैं सीरियसली, और एक गोली अश्विन नायक के सर के पीछे लगती, और उस गोली की वजह से जो उसका जो सिस्टम ब्रेन जो डैमेज हुआ, उसकी वजह से अश्विन नायक आज तक कमर के नीचे पैरालाइज्ड हालत में है। 94 से आज तक वो व्हील चेयर पे है। रविंद्र सावंत जगह पे पकड़ा जाता है और उसको केस चलता है 96 में, जो मकोका कोर्ट उस समय लगती है, टाडा कोर्ट थी तभी। टाडा कोर्ट उसको 2 साल की जल्दी सुनवाई करके उसको ताउम्र कैद की सज़ा देती है। 96 में उसको सज़ा हो जाती, और उसके बाद उसने, रविंद्रा ने शायद 96 से अंदर था तो 2000 कोई 10-11 में उसने एक अपील भी की थी कि मुझे 14 साल मेरे जेल में हो गए हैं तो मुझे छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन जेल अथॉरिटी ने, महाराष्ट्र प्रशासन ने उसकी अर्जी मानी नहीं। लेकिन 2015 में एक लंबी लीगल बैटल के बाद महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी अर्जी मंजूर कर ली और महाराष्ट्र सरकार को कहा कि इसके केस के ऊपर नए सिरे से विचार करके देखो कि इसको छोड़ा जा सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, किसी ने केस फॉलो अप नहीं किया। तो लेकिन रविंद्र सावंत अमर नायक को गोली मारने के साथ साथ 3 हवलदारों को भी इंजर्ड कर चुका था, इसलिए मामला सीरियस हुआ और सेशन कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उसके बाद 2 साल के बाद 94 में अश्विन नायक पे अटैक होता है सेशन कोर्ट में। उसी कोर्ट के बाद 2 साल के बाद 96 में छोटा राजन के बहुत करीबी रहे और बहुत खतरनाक अंडरवर्ल्ड फिगर साधु शेट्टी, उसके ऊपर AK-47 से हमला होता है और इतनी अंधाधुंध फायरिंग होती है, लेकिन उसमें पुलिस वालों ने बहुत मुस्तैदी दिखाई। उसको इमीडिएटली वहाँ से निकाल के कोर्ट प्रेमाइसेस से पीछे के रास्ते से भगा के ओवल मैदान में ले गए। ओवल मैदान चर्च गेट पे, सेशन कोर्ट और चर्च गेट स्टेशन के बीच में बहुत बड़ा मैदान है, जहाँ पे एक ज़माने में जो अपने एक क्रिकेटर जो वेंगसारकर थे, दिलीप वेंगसारकर, उनकी कोचिंग एकेडमी क्रिकेट की वहीं चलती थी। उसके सामने बिल्कुल एक ऊपर एक टेलीफोन एक्सचेंज है और लॉन इंडिया एसोसिएशन, लॉन टेनिस की एसोसिएशन का ऑफिस भी है। तो उस बड़े मैदान में ले जाके पूरे पुलिस वालों ने साधु शेट्टी को घेर के रखा जब तक वो AK-47 वाले लोगों को भगा नहीं दिया वहाँ से। तो वो बहुत सनसनीखेज किस्सा था जिसमें साधु शेट्टी की जान तो बची लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। वो भी कोर्ट के बाहर हुआ। तो ये सिलसिला मुंबई में चलता रहा और उसके कुछ समय बाद अनिल परब, जिसको वनगिया कहते थे, वो भी छोटा राजन का एक ज़माने में खास, उस आदमी ने, जब अशोक जोशी के लिए काम करता था, एक हंसराज शाह करके आदमी था जो एक केस में अशोक जोशी के खिलाफ गवाह था, उसको मारने का प्लान बनाया गया। तो विक्रोली कोर्ट में जब उसकी पेशी चल रही थी हंसराज शाह की, तो इस वनगिया ने, अनिल परब ने, एक ऑटो रिक्शा वाले की यूनिफॉर्म में जाके विक्रोली कोर्ट में गोली चलाई। लकीली वो आदमी बच गया, क्योंकि ये जो इंस्पेक्टर उसको लेके आए थे उन्होंने वापस गोली चला के अनिल परब को पकड़ लिया, उसका रिवॉल्वर पकड़ लिया, नहीं तो शायद उस कोर्ट में हंसराज शाह की मृत्यु हो जाती। तो इस किस्म के बहुत सारे केसेस मुंबई में ही नहीं पूरे देश में होने लगे। जैसे मैंने कहा, कोर्ट में कोई भी अपराधी यहाँ उसके साथी हथियार लेके नहीं जा सकते और पुलिस वालों के पास भी बहुत कम हथियार होते हैं। कोर्ट रूम के अंदर कोई भी हथियार लेके नहीं जा सकता। इस बात का फ़ायदा शायद अपराधी बहुत अच्छी तरह उठाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे केसेस भी हुए हैं जहाँ पुलिस की
जो वैन होती है, जो अंडर ट्रायल्स को जेल से कोर्ट लेके जाती है, उनके ऊपर बहुत सारे हमले हुए, बहुत लोग मारे भी गए और कुख्यात अपराधियों को छुड़ा के उनके साथी ले भी गए। और पुलिस कस्टडी में चलते हुए बड़े मर्डर भी हुए और पुलिस सामने देखती रही, कभी किसी ने कुछ नहीं किया। तो जीवा का मर्डर जो लखनऊ में हुआ, ये भी उसी कड़ी में देखने की ज़रूरत। कैसे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे कि वकील की यूनिफॉर्म पहन के कोर्ट में जाके सोफिस्टिकेटेड वेपन लेके आप अपने विरोधी को सबके सामने मार रहे। अब जो केस अदालत के सामने होता है, अदालत की प्रीमाइसेस में होता है, सीसीटीवी कैमरास में पकड़ा जाता है, वकील जज सब उसके गवाह होते हैं, तो ऐसे केसेस को लंबा नहीं लटकाना चाहिए। बाकी केसेस की तरह उनकी वही तारीख पे तारीख गवाह भुगतेंगे, पुलिस की स्टेटमेंट। जब अदालत में एक काम सबके सामने हो गया तो उसकी 10-12 दिन में सुनवाई करके उसको सज़ा दे देनी चाहिए। ना तो कोर्ट का समय बर्बाद हो, ना सरकार का पुलिस का समय बर्बाद हो, और इस किस्म के काम करने वालों को एक एग्जाम्पलरी लेसन भी मिले कि ऐसा काम करके हम बाइज्जत बरी नहीं हो सकते। उसके पहले भी यूपी में देखा आपने, अतीक अहमद, पुलिस वालों की एस्कॉर्ट में हॉस्पिटल के बाहर अतीक और उसके भाई को 3 लोगों ने शरेआम गोलियां मार के मार दी और दर्जनों प्रेस वाले वहाँ पे खड़े थे और सब ने वो वाकया शूट किया है। अब सारी एविडेंस है, सारी गवाही है, तो ऐसे लोगों के ऊपर वो दकियानूसी स्टाइल से केस चलाने की ज़रूरत क्या है? जुडिशरी को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। सब सबूत कैमरे के ऊपर हैं कि वो लोग गोलियां चला रहे हैं, पुलिस वाले देख रहे हैं, मीडिया ने देखा है, मीडिया के कैमरों में वो सब दर्ज हुआ है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 1-2 महीने में केस का निपटारा कर देना चाहिए। किस बात का इंतज़ार करते हैं हमारा लीगल सिस्टम और हमारी सरकारें और पुलिस के अफसर? इनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए जस्टिस को कि जो काम अदालत के सामने हुआ है, कैमरे पे हुआ है, दर्जनों विटनेस के सामने हुआ है, तो उन केसेस को थोड़ा दूसरे तरीके से चलाना चाहिए। अगर उन लोगों को यही लगता है कोई बात नहीं, ये तो जैसे बाकी मर्डर होते हैं उसी किस्म का मर्डर है के बाद तारीखें लगेगी, तारीख के बाद तारीख, पुलिस वाले ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मीडिया वाले गवाही देने आएंगे नहीं, डर के कौन जाएगा गवाही देने। और वकीलों के दाव पेच आपको मालूम है किस तरीके से ढूंढते हैं, निकालते हैं नुक्स कानून में, लॉ उनके अंदर फ्लॉज जो हैं, लूप होल्स, उनको निकाल के अपने जो उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको बचा लेते हैं। और कई बार मैंने जजमेंट पढ़ी है जहाँ पे जजेस ये लिखते हैं कि हमें मालूम है कि ये आदमी क्राइम में इन्वॉल्व है, लेकिन प्रोसिक्यूशन इसको फूल प्रूफ तरीके से बियॉन्ड डाउट्स इसको सिद्ध करने में नाकामयाब रही है। बड़ी हैरानी की बात है, जज साहबान जानते हुए भी कि ये आदमी ने गुनाह किया है, अपराधी है, उसको इसलिए छोड़ देते हैं कि प्रोसिक्यूशन या पुलिस उसको अपराधी सिद्ध करने में कामयाब नहीं रही। तो पुलिस की गलती का बेनिफिट उस मर्डरर को मिलता है, जिसमें बड़े सीरियस क्राइम करने वाले भी शामिल होते हैं। तो इस किस्म के कानूनों को बदलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कानून का खिलवाड़ इसी तरह कोर्ट रूम में, कचहरियों में, उनके परिसर में होता रहे। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जीवा की अब लेटेस्ट बात है इसलिए मुद्दा दोबारा उठा है, कल फिर होगा। भी कुछ दिन पहले दिल्ली के बदमाशों के 2 ग्रुप आपस में
कैसे रोहिणी कोर्ट में गोलियां चली तो वो भी वकील की यूनिफॉर्म पहन के आए थे। अब तो जेलों में मर्डर होने लगे हैं, कोर्ट रूम तो छोड़िए। किस तरीके से अपने हथियार बनाते हैं और किस तरीके से 3-3, 4-4 आदमी मिल के अपने राइवल को मारते हैं। उनके ऊपर भी जो पूरे देश ने देखा कि किन्होंने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, अब उनकी ट्रायल उसी तरीके से चल रही है जैसे ऑर्डिनरी केसेस की चलती है। कुछ डिफरेंट कानून हमारे कानून के जानकारों को बैठ के बनाना चाहिए ऐसी सर्कमस्टांसेस के लिए, ताकि ऐसे क्रिमिनल्स को एक सबक मिले और आने वाले समय में इस किस्म की हरकतें ना। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।